बीएससी नर्सिंग थियोरेटिकल एग्जाम में क्या पढ़ना है ये तो हमेशा पता होता है, बट बीएससी नर्सिंग के प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या पढ़ना है ये समझ में नहीं आ रहा। सो हे एवरीवन, दिस इज मी आकृति सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर तक किसी भी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो बीएससी नर्सिंग 1st to 7th सेमेस्टर आपका एकेडमिक सेमेस्टर होता है। 8th सेमेस्टर आपकी कम्प्लीटली इंटर्नशिप है, उसमें आप जो भी डेली ड्यूटी में सीखोगे वही आपका प्रैक्टिकल होगा। बट 1st to 7th सेमेस्टर पर सेमेस्टर कोई ना कोई एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। मीन्स उसका थ्योरी एग्जाम भी होता है और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 1st सेमेस्टर से। 1st सेमेस्टर में आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग भी था, बट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का एक्सटर्नल एग्जाम 1st सेमेस्टर में नहीं होता है। 1st सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी था। इन 4 सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल 1st सेमेस्टर में नहीं होता है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का इंटरनल एग्जाम होता है, उसका वाइवा किसी कॉलेज में कोई टीचर्स ले लेते हैं। बट 2nd सेमेस्टर में जब हम आते हैं तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग 2nd सेमेस्टर में भी है और 2nd सेमेस्टर में फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आपका मेन सब्जेक्ट होता है अलॉन्ग विथ बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन में आपका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, वो जस्ट थ्योरी एग्जाम होता है। बट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में प्रैक्टिकल भी होता है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के प्रैक्टिकल के लिए क्या पढ़ें, तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रैक्टिकल मीन्स होता क्या है। थियरी एग्जाम में क्या होता है कि आपको एडमिट कार्ड मिला, आपका जो डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग आप वो सब्जेक्ट पढ़ के जाते हो, एग्जाम में जाते हो, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और आप उसको लिख के आ जाते हो। बट प्रैक्टिकल एग्जाम इज नॉट सिमिलर टू थियोरी एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम थोड़ा डिफरेंट होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम में जैसे मान लो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करते हैं तो आपका पहले तो प्रोसीजर होगा, फिर उसके बाद आपका वाइवा होगा। प्रोसीजर में क्या होता है, आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी भी मिलती है, जैसे आपके एग्जाम में कॉपी मिलती है। आपको वार्ड में खड़ा किया जाता है, हॉस्पिटल के वार्ड में जनरली जो होता है, यूजुअली ऐसे ही होता है। किसी कॉलेज में हॉस्पिटल और पेशेंट की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है तो वहाँ पे टीचर्स अपने अकॉर्डिंग करा देते हैं। बट एक जो सही सिस्टमैटिक वे है प्रैक्टिकल एग्जाम का वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते कैसे हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि आपको पढ़ के क्या जाना है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का एग्जाम के लिए क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए सपोज आज की डेट में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है तो आपको टाइमिंग दिया जाएगा 8 AM, 8:30 AM, 9 AM, वो अकॉर्डिंग टू आपके जो भी आपके कॉलेज आपको टाइम दे आपको उसके अकॉर्डिंग जाना है। फिर आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी मिलती है जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की कॉपी की तरह ही होती है। वो कॉपी लेते हो, आप उस पर अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ लिखते हो। उसके बाद आप वार्ड में जाते हो। वार्ड में आपको पेशेंट अलॉट कर दिए जाते हैं, एक पेशेंट, उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लिखनी होती है, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री, देन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर आपको एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना होता है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है, ठीक है। उसके पहले आप मान लो अगर सीक्वेंस की बात करें तो हिस्ट्री लिखोगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन लिखोगे आप, देन आप उसके ड्रग्स के रिगार्डिंग लिखोगे कि उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा ड्रग्स चल रहा है, इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड। फिर जो प्रॉब्लम होता है पेशेंट का उसके अकॉर्डिंग हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हो 3-4। फिर उस नर्सिंग डायग्नोसिस में से एक NCP बनाते हो, दैट इज नर्सिंग केयर प्लान। एंड देन उसके बाद आप उसको हेल्थ एजुकेशन देते हो और एट लास्ट नर्सेज रिकॉर्ड के साथ अपनी प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट करते हो। मीन्स प्रैक्टिकल कॉपी में और हिस्ट्री कलेक्शन के पहले आप टाइम प्लानिंग भी बनाते हो, ठीक है। एक बार फिर से मैं एक सीक्वेंस में बताती हूँ। सबसे पहले आप प्रैक्टिकल की कॉपी में क्या करोगे, टाइम प्लानिंग बनाओगे, दैट इज फ्रॉम 8 AM to 12। हम तो ऐसे जनरली बनाते हैं 8 से 12 का। जितना भी आपका टाइम आपको असाइन किया जाएगा कि हाँ इतने घंटे का या इतने मिनट्स का आपका प्रैक्टिकल है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी टाइम प्लानिंग बनाओगे। उसमें लिखते हो कि मान लो 8
to 8:5 हैंड वॉशिंग, देन 8:5 to 8:10 पेशेंट सेलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऐसे ऐसे करके। देन आता है आपका हिस्ट्री कलेक्शन, फिर आप लिखोगे फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इतना कंप्लीट करने के बाद थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं वैरी करता है, कहीं पहले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स लिखते हैं तो कहीं कहीं मेडिकेशन और ड्रग चार्ट बनाते हैं। तो आप देख लेना कि आपके कॉलेज में किस तरीके से बोला जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट का जो भी MRI, CT स्कैन, USG हुआ रहता है, आप उसकी रिपोर्ट लेकर के उसकी जो भी फाइंडिंग्स होते हैं वो थोड़ा बहुत लिख दो। देन आप उसको जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग्स होते हैं वो लिखते हो, और फिर उस ड्रग चार्ट भी बनाते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं डायरेक्टली ड्रग चार्ट बनाकर उसमें ड्रग्स लिख देते हैं, उसका रूट, डोज, फ्रीक्वेंसी और अलॉन्ग विथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। देन आएगा आपका, आप इतना करने के बाद लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड करोगे, उसमें से एक नर्सिंग डायग्नोसिस 3-4 बनाओगे, देन उन 3-4 नर्सिंग डायग्नोसिस में से 1-2 NCP बनाओगे, एंड फिर उसके बाद हेल्थ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ योर अलॉटेड पेशेंट, एंड यू विल एंड योर प्रैक्टिकल कॉपी बाय राइटिंग अ नर्सेज रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट करोगे। नाउ अब वाइवा में क्या होता है, तो वाइवा 2 टाइम पे होता है। एक तो वार्ड में, अगर मैं जिस तरीके से बताई हूँ अगर उस तरीके से प्रैक्टिकल होता है तो एक बार टीचर आके वहाँ पे आपका वाइवा लेते हैं, फिर एक बार आप जब कॉलेज में आते हो तो वहाँ पे आपका वाइवा होता है। वहाँ पे एक्सटर्नल टीचर्स भी ले सकते हैं और इंटरनल टीचर भी ले सकते हैं, ठीक है। वार्ड में किस तरीके से वाइवा होता है, सपोज टीचर आएंगी आपकी या आएंगे, आपको जो पेशेंट मिला है उस पेशेंट को राइट लेग फ्रैक्चर है, ठीक है। तो आपसे हिस्ट्री प्रेजेंट कराया जाएगा कि आप अपने पेशेंट का हिस्ट्री प्रेजेंट करो, तो आप बताओगे गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ दिस दिस दैट, आई एम स्टडिंग इन दिस, ऐसे करके फिर उसके बाद अपनी हिस्ट्री की, अपने पेशेंट की हिस्ट्री बताओगे, माय पेशेंट नेम इज़ ही इज़ 20 और 25 ईयर ओल्ड, जो भी रहेगा, ठीक है। फिर उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन डेटा, चीफ कंप्लेन, फिर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, पास सर्जिकल हिस्ट्री, आप सारी चीज़ें टीचर्स को बताओगे। देन बीच में टीचर आपको इंटरप्ट करके आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लाइक कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्या मेडिकेशन चल रहा है, फिर उस मेडिकेशन के रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एंड एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हर एक टीचर पूछता है जब भी आपका हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल हो रहा होता है, तो चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में, किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, जो पेशेंट होता है उसके लिए क्या केयर दोगे। सपोज आपका फ्रैक्चर का, जो आप जिस पेशेंट की हिस्ट्री लिख रहे हो उसको फ्रैक्चर है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप इस फ्रैक्चर के पेशेंट के लिए क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करोगे। तो उस तरीके से आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपके अकॉर्डिंग, आप जिस भी हॉस्पिटल में, आपके कॉलेज का जो भी हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाते होंगे क्लिनिकल ड्यूटीज़ के लिए, तो आपको इतना आइडिया लग जाता है कि आप जिस हॉस्पिटल में जाते हो उस हॉस्पिटल में कौन कौन से मेडिकल केसेस आते हैं, फ्रैक्चर के केसेस आते हैं, ठीक है, और पेडियाट्रिक्स केसेस आते हैं, या फिर मतलब जो भी जनरल केसेस होते हैं, और डेंगू के केसेस आते हैं, मलेरिया के केसेस आते हैं, ठीक है, फिर एब्डोमिनल स्लज के केसेस आते हैं। चेस्ट डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, चेस्ट वार्ड में, तो उधर आपको ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट मिलेंगे। तो उस तरीके से आपको एक आइडिया रहता है। यूजुअली आप जा रहे हो क्लिनिकल ड्यूटीज़ में, तो अगर अब तक आपने ध्यान नहीं दिया है तो अब अपने माइंड को थोड़ा स्टेबल करके ये सारी चीज़ें देख लो कि आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो उस हॉस्पिटल में कौन कौन से केसेस अवेलेबल हैं, किस किस टाइप के, किस किस बीमारी के पेशेंट्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक लिस्ट बना लो, और सभी डिजीज़ के लिए पर्टिकुलर नर्सिंग केयर आप पढ़ लो, पर्टिकुलर नर्सिंग केयर पढ़ लो। मलेरिया के लिए क्या नर्सिंग केयर दोगे, डेंगू के लिए क्या नर्सिंग केयर दोगे, ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या नर्सिंग केयर दोगे, जो फ्रैक्चर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए क्या नर्सिंग केयर दोगे, जो सर्जिकल पेशेंट होते हैं, मीन्स पोस्ट ऑपरेटिव, सर्जरी के बाद जो पेशेंट एडमिट हुए रहते हैं वो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं, उनके लिए आप क्या नर्सिंग केयर दोगे, प्री ऑपरेटिव पेशेंट के लिए क्या, जो ऑपरेशन के पहले पेशेंट को किस तरीके से रेडी करोगे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होता है। क्योंकि वार्ड में टीचर्स आपसे इसी के रिगार्डिंग, आपके पेशेंट के रिगार्डिंग ही पूछते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होता है, दैट इज नर्सिंग केयर, ठीक है, पर्टिकुलर नर्सिंग केयर और पर्टिकुलर हेल्थ एजुकेशन। तो अभी आपका सबसे पहला काम है, आपका जिस भी हॉस्पिटल में, आपके कॉलेज से अटैच्ड जो भी हॉस्पिटल है, जहाँ भी आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग चलती है, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है, जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई जाती है,
वहाँ पे आप एक लिस्ट रेडी करो। तो अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप आइडेंटिफाई कर लो कि आप जहाँ ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, जहाँ क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे भी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कौन कौन से केसेस आपको मिल जाते हैं। तो उन सारे केसेस की लिस्ट बनाओ, उनके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर नर्सिंग केयर तैयार कर लो, ठीक है। तो अगर आप जब वहाँ पे प्रैक्टिकल कॉपी लिखोगे तो उस टाइम पे आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, नर्सिंग केयर फॉर पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए कोई हम स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं गेस कर सकते हैं कि हाँ टीचर यही पूछेगा, क्योंकि उस टाइम पे टीचर के माइंड में जो क्वेश्चन आएगा वो पूछ लेंगे। बट हम अपने साइड से, जैसे कि मान लो मैं आपकी सीनियर हूँ, ठीक है, तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ मुझसे टीचर्स ये सारी चीज़ें पूछते आए हैं 1st से 7th सेमेस्टर तक। तो मैंने उस तरीके से आइडिया लगा दिया कि हाँ ये कॉमन क्वेश्चन है जो यूजुअली हर प्रैक्टिकल एग्जाम में हर एक टीचर पूछ लेता है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो हम प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिर्फ थोड़ा बहुत गैस कर सकते हैं कि हमको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हुआ कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के प्रैक्टिकल के लिए अगर आप जा रहे हो तो हॉस्पिटल में जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाओगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उस हॉस्पिटल में कौन कौन से केसेस आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपको टीचर रैंडमली किसी भी डिजीज कंडीशन वाले पेशेंट के पास खड़ा कर सकता है। तो अगर आप नर्सिंग केयर पढ़े रहोगे तो बाकी सारी चीज़ें थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो। पर्टिकुलर नर्सिंग केयर आपको पता होना चाहिए और उस डिजीज कंडीशन का पर्टिकुलर हेल्थ एजुकेशन क्या दोगे आप, वो आपको पता होना चाहिए। तो मतलब जितनी लिस्ट आप तैयार किए हो डिजीज कंडीशन का, उन पर सारे लिस्ट का आपको नर्सिंग केयर अलॉन्ग विद पर्टिकुलर हेल्थ एजुकेशन आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। मान लो फ्रैक्चर के पेशेंट के लिए आप क्या हेल्थ एजुकेशन दोगे, क्या नर्सिंग केयर दोगे, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के लिए क्या हेल्थ एजुकेशन दोगे, क्या नर्सिंग केयर दोगे। एब्डोमिनल स्लज का अगर कोई पेशेंट है तो उसके लिए क्या नर्सिंग केयर दोगे, क्या हेल्थ एजुकेशन दोगे। इस तरीके से आपको तैयार करके जाना है। अब हम वाइवा पे आते हैं। वाइवा में देखो जनरली टीचर्स पे डिपेंड करते हैं कि वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे, और जो वाइवा होता है ना उसमें सब बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कुछ बहुत टफ नहीं पूछा जाता है। तो आप अपने सिलेबस से जो पढ़ाई करते हो ना थियोरी एग्जाम के लिए, वही वो सारा चीज़ आपको पढ़ के जाना है वाइवा के लिए भी। टीचर्स उसी सिलेबस में से ही कुछ भी 2-4 जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोले नर्सिंग के किसी भी डिजीज कंडीशन को उठा लेंगे, बोल देंगे क्या नर्सिंग केयर दोगे, या फिर किसी चीज़ का डेफिनेशन पूछ लेंगे। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में जो कॉमन क्वेश्चन होता है जनरली फर्स्ट एड के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल से आप क्या समझते हो, किस तरीके से आप इन्फेक्शन कंट्रोल में अपना कंट्रीब्यूशन दोगे, ये सारे टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मतलब आपको पूरा वाइवा के लिए पूरा सिलेबस को पढ़ना है। और देखो वाइवा के लिए जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स मेंशन है ना, आपको सारे टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि कुछ भी पूछे तो आप थोड़ा बहुत 2-4 लाइन बता के आओ। एकदम शांत नहीं रहना है। वाइवा 5 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है, बहुत ज़्यादा लंबा तो चलता नहीं है, 5 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि सबका वाइवा लेना है। तो उसमें आप अगर सारा टॉपिक अपने सिलेबस के सारे टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत सुपरफिशियली भी पता रहेगा तो टीचर कोई भी टॉपिक पूछेगा तो अगर आप थोड़ा बहुत 2-4 लाइन भी बता के आओगे तो टीचर को लगे हाँ बच्चे ने पढ़ा है, चलो इसको कुछ मार्क्स दे देते हैं। वहीं अगर आप शांत बैठ जाओगे तो टीचर विल बी लाइक अरे यार इसको तो कुछ बेसिक भी नहीं पता है, समझे। तो वाइवा में आपका ये नॉलेज चेक होता है कि आपको एटलीस्ट बेसिक पता भी है या नहीं पता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं जो चीज़ें बता रही हूँ अगर उतनी चीज़ें भी तैयार करके जाओगे तो आपका अच्छे से वाइवा प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 3rd और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो 3rd और 4th सेमेस्टर में जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है, जिसको आप मेड सर्च बोलते हो। तो जिस तरीके से फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में आप कुछ डिजीज कंडीशन और नर्सिंग केयर के बारे में पढ़ते हो, बट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पूरे डिजीज कंडीशन के बारे में पढ़ते हो। तो मेड सर्च अगर आप 3rd या 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आपके सिलेबस में जितना भी डिजीज कंडीशन है, देखो जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो एकेडमिक बर्डन है वो भी बढ़ता जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो 3rd और 4th सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सिलेबस में जितना भी, ठीक है, जितना भी डिजीज कंडीशन और उसका ट्रीटमेंट और उसका फार्माकोलॉजिकल ड्रग, नॉन फार्माकोलॉजिकल जो भी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग अगर आपके सेमेस्टर में है क्या, अगर आप 3rd या 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो हो गए। तो उसके वाइवा के लिए आपको क्या पढ़ना है, देखो
प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखनी है, अब आप थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हो तो आपको आइडिया लग गया होगा। वाइवा के लिए आपको क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में जितना भी डिजीज कंडीशन दिया है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सिलेबस में जितना भी डिजीज कंडीशन दिया है, वो डिजीज कंडीशन और उसका फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और पर्टिकुलर नर्सिंग केयर और हेल्थ एजुकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेडिकल सर्जिकल के वाइवा में यही पूछा जाता है। बाकी हॉस्पिटल में जैसे प्रैक्टिकल वाइवा होता होगा, आप सेकेंड सेमेस्टर में दिए हो, इंटरनल में दिए हो, तो थर्ड फोर्थ तक आपको आइडिया लग चुका रहेगा, ठीक है। देन हम आते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में। तो फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में देखो, फिफ्थ सेमेस्टर में आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपकी विलेज पोस्टिंग होती है, तो उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। तो आपके कॉलेज में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में बैक टेक्निक, ठीक है, आप फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के बच्चे हो, फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर के, तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में हैं उनको ये चीज़ें नहीं लगेंगी। तो अगर आप फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में हो तो आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिकल फिफ्थ सेमेस्टर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपका प्रैक्टिकल है, और सिक्स्थ सेमेस्टर में आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो पहले हम फिफ्थ सेमेस्टर की बात करते हैं। तो फिफ्थ सेमेस्टर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपका एक्सटर्नल सब्जेक्ट होगा और वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होगा। उसमें क्या होगा, आपका जो भी कम्युनिटी लैब का प्रैक्टिकल होता है उसमें आता है बैक टेक्निक, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, पढ़ के जाना, बैक टेक्निक, प्रिंसिपल्स ऑफ बैक टेक्निक, सारी चीज़ें। प्रिंसिपल्स तो जितने भी आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रोसीजर्स हैं सबका प्रिंसिपल आप जरूर पढ़ना। देन प्रिंसिपल्स के बाद सिर्फ बैक टेक्निक का जिस तरीके से आपको पूरा प्रोसीजर और प्रिंसिपल आना चाहिए, उसके अलावा भी मैं 2-4 प्रोसीजर्स बता देती हूँ। जैसे कि आपका आ जाएगा यूरिन एनालिसिस, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल पूछा जाता है और यूरिन एनालिसिस के बारे में आपको पढ़ के जाना है, फिर क्योंकि प्रोसीजर कराया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्थ एजुकेशन हो गया, यूरिन एनालिसिस हो गया, बैक टेक्निक हो गया। फिफ्थ सेमेस्टर के लिए इतना इनफ होता है। इसके अलावा आप देख लेना 2-4 आपके जो भी प्रोसीजर्स की आपको चेकलिस्ट मिली होगी, आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग उतना आप आइडिया लगा सकते हो। बट बैक टेक्निक, वाइटल साइन, हेल्थ असेसमेंट, बैक टेक्निक, वाइटल साइन, हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, और यूरिन एनालिसिस, इतने प्रोसीजर का आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, पूरा प्रिंसिपल पता होना चाहिए, पूरा गोल पता होना चाहिए, पूरा प्रोसीजर जो आपके चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि मतलब इतना ही रहता है प्रोसीजर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। बाकी वाइवा के लिए आप अपना सिलेबस का थ्योरी वाला जो पोर्शन रहता है उसको ही पढ़ के जाना। वाइवा में कुछ भी पूछ लिया जाता है, फिर भी कुछ जो मैं आपको जैसे आप बोल सकते हो कोई कॉमन क्वेश्चन बताऊँ तो जो भी एग्जामिनर्स आते हैं या टीचर्स, जो भी प्लान्स होते हैं ना, गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं रूरल सेक्टर के लिए, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी प्लान्स होंगे, अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि मैं कौन से प्लान्स की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट प्लान की, गवर्नमेंट एक्शन प्लान की, वो सारा चीज़ आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। फिर आते हैं सिक्स्थ सेमेस्टर में। तो सिक्स सेमेस्टर में आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। तो देखो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आपके लैब में जो आपके टीचर्स आपको बताते हैं तो उतना सही है, क्योंकि हम लोग को भी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं कराया गया था, बस हमारी पोस्टिंग लगाई गई थी और हमने फाइल वाइल लिखा था। तो जो हमारे सिलेबस में जो भी डिजीज़ कंडीशन वगैरह था उसके बारे में ही अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि प्रैक्टिकल कॉपी का फॉर्मेट तो सेम होता है, बस मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो आपका फाइल लिखने का तरीका होता है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन का फॉर्मेट एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि उसमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लिखना होता है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लिखोगे आप फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ। बाकी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आप जो कॉपी लिखने का आपका तरीका है वैसे ही कॉपी लिखते हैं। बाकी वाइवा के लिए क्या होता है कि जो भी आपके सिलेबस का डिजीज़ कंडीशन है वो पढ़ लेना, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के वाइवा के लिए काउंसलिंग वगैरह अच्छे से देख लेना। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए डिजीज़ कंडीशन पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से आपका सिक्स सेमेस्टर का वाइवा और प्रैक्टिकल तैयार हो जाएगा। तो फिफ्थ सेमेस्टर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपको अच्छे से देख के जानना है, और सिक्स सेमेस्टर के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ना है, ठीक है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में काउंसलिंग को अच्छे से प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आपको आना चाहिए। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपको सारा डिजीज़ कंडीशन पढ़ के जाना है, ठीक है। तो सिक्स्थ सेमेस्टर तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सेवन्थ सेमेस्टर आते हैं। सेवन्थ सेमेस्टर भाई सबसे टफेस्ट सेमेस्टर होता है।
अब बात करते हैं 7th सेमेस्टर की। 7th सेमेस्टर सबसे टफेस्ट सेमेस्टर होता है। इसमें आपके जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स होते हैं दैट इज ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो मैंने प्रोसीजर लिस्ट आपको बताया है, आपको उन्हीं सारी चीज़ों को अच्छे से और डिटेल में पढ़ना होता है। ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग की बात करें दैट इज ओबीजी की, अगर हम बात करें गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग की, तो उसमें आपको फीमेल पेल्विस, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीज़ें आपको, फीटल स्कल, इसके बारे में एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका प्रेगनेंसी साइन या फिर साइन ऑफ पॉजिटिव प्रेगनेंसी, ये 4-5 चीज़ें तो आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने सिलेबस का हर एक डिजीज कंडीशन, जो भी ऑब्स्टेट्रिकल कंडीशन होता है, सब कुछ आपको पढ़ के आना होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि आप 7th सेमेस्टर में हो, इसके बाद आप इंटर्न हो जाओगे। अब आप एक मतलब फाइनल जो बोलते हैं ना, आप ऐसे कंसीडर किए जाते हो कि अब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, अब आप कहीं नर्सिंग ऑफिसर या फिर एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करने के तरफ बढ़ रहे हो, तो इसलिए आपको ऐसे कंसीडर किया जाता है कि आपको सब कुछ आता है। इसलिए ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग ओबीजी में सब कुछ पढ़ के जाना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पूरा सिलेबस पढ़ के जाना वाइवा के लिए। प्रैक्टिकल के लिए जो प्रोसीजर्स मैंने बताए हैं उसका प्रिंसिपल्स अच्छे से देख के जाना। ठीक है, उसको कैसे परफॉर्म करना, ये सब प्रोसेस देख लेना। बाकी ओबीजी में फीमेल पेल्विस, फीटल स्कल, मैकेनिज्म ऑफ लेबर और फिर साइन ऑफ पॉजिटिव प्रेगनेंसी। ठीक है, बाकी जितने भी ऑब्स्टेट्रिकल कंडीशन होते हैं जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, ठीक, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए। प्लेसेंटा प्रीविया, एक्लैम्पशिया, प्री एक्लैम्पशिया, ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ लेना। जो भी आपके सिलेबस में जितना भी कुछ मेंशन है डिजीज कंडीशन, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप मैंने जो भी प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो गाइडेंस प्रोवाइड मैंने किया है इस वीडियो में, आई होप वो आपको यूजफुल लगा होगा और फिर आपको चीज़ें भी समझ में आई होंगी। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी, अब आपको प्रॉपर कुछ समझ में आया कि किस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको पढ़ के जाना है, या अभी भी कुछ डाउट है, तो ये सारी बातें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार होता है। बाकी अदर क्वेरीज़ के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।